नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हिंदी व्याकरण के इस महत्वपूर्ण कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे आपका एलटी ग्रेड हुआ, टीजीटी पीजीटी हुआ, डी ट्रिपल एसपी हुआ आदि के लिए अत्यंत आवश्यक विषय है समास, हिंदी व्याकरण। इस वीडियो में आप जानेंगे समास के भेद, उन्हें पहचानने की सरल विधि और पिछले वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं समास का सरल, सटीक और संपूर्ण अध्ययन। अब आज हम पढ़ेंगे क्या? समास। क्या आप लोगों को पता है समास किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जब दो शब्द मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं, जैसे दो शब्द मिलके जब एक नया अर्थ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और जो इसी नए अर्थ की गहराई को आज हम समझेंगे कि समास किसे कहते हैं। जो जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और एक नए अर्थ में परिवर्तित होते हैं तो इस नए अर्थ को क्या कहते हैं, इसकी गहराई को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो समास आज शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न आप लोग आंसर देते हुए भी चलिएगा, जिसको पता होगा। पंकज शब्द में कौन सा समास है? तो बताइए, पंकज शब्द में कौन सा समास है? क है कर्मधारय समास, ख है द्विगु समास, ग है बहुव्रीहि समास और घ क्या है? द्वंद्व समास। तो बताइए पंकज शब्द में कौन सा समास है? तो पंकज शब्द में आपका कौन सा समास है? आपका ऑप्शन ये ग वाला सही होता है कि पंकज शब्द में बहुव्रीहि समास है। अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि बहुव्रीहि समास कैसे हुआ? तो देखिए, पंकज शब्द में बहुव्रीहि समास कैसे हुआ। देखिए, पंकज का मतलब क्या होता है? अब इसका जब हम अलग अलग अर्थ संधि विच्छेद करेंगे, पंक प्लस ज, तो ये पंक का मतलब क्या हुआ? कीचड़। और जा का मतलब क्या हुआ? जन्मा हुआ। तो क्या पता चला कि जो कीचड़ में जन्मा है, तो कीचड़ में क्या जन्मा होता है? आपका कमल। तो इससे क्या पता हो चलता है कि जब जो कीचड़ में कमल जो है, कमल तो खुद नहीं कहा गया है, बल्कि उस वस्तु का नाम बताया गया है जो पंख में उत्पन्न हुआ, मतलब पंख में कीचड़ में उत्पन्न हुआ। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ, इसमें ना तो पंख की प्रधानता बताई गई है और ना जा की प्रधानता बताई गई है, बल्कि किसी तीसरी वस्तु यानी कमल के बारे में बताया गया है। तो ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। जो किसी तीसरी चीज के बारे में, तीसरी वस्तु के बारे में वर्णन किया गया हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज में बहुव्रीहि समास हुआ। क्यों? क्योंकि पंख और जा को अलग करते हैं। तो पंख का मतलब कीचड़, जा का मतलब जन्मा हुआ। तो कीचड़ में जन्मा हुआ क्या? कमल। तो यहाँ पंख और जा दोनों की ही विशेषता नहीं बताई गई है, जबकि किसी तीसरे वस्तु का बोध होता है तो वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ बहुव्रीहि समास होता है कि किसी और का बोध वहाँ पे हो। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आपका प्रश्न 2 है कि गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो गौरी शंकर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है और बहुव्रीहि है। तो इन चारों में से बताइए कि गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? ग। गौरी शंकर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अब गौरी शंकर, अब इसको देखेंगे तो गौरी और शंकर।
अब दोनों दोनों ही समान रूप से प्रधान है और इसमें किसका बोध हुआ है? इसमें और का बोध होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और उनके बीच में और लगा होता है। तो जहाँ दोनों शब्द प्रधान हो और बीच में और हो तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? गौरी शंकर। अब गौरी शंकर है, इसको अलग किया गया तो गौरी और शंकर। गौरी की भी प्रधानता है और शंकर की भी प्रधानता है, तो यहाँ कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और हमेशा देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको योजक चिन्ह देखने को जहाँ मिले, जहाँ पे देखिएगा योजक चिन्ह मिले, माता और पिता ऐसे योजक चिन्ह करके मिले, तो वहाँ भी द्वंद्व समास होगा। तो इसको पहचानने का तरीका यही है। अब प्रश्न 3 है, चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल में बताइए कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय? तो चरण कमल में बताइए कौन सा समास है आपका? तो चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल में आपका ऑप्शन घ कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अब ये कर्मधारय समास कैसे हुआ, इसकी व्याख्या थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। बहुत से बच्चे नए होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है। तो देखिए, चरण कमल, चरण प्लस कमल, तो क्या हुआ मिलके? चरण कमल। दोनों ही मिलकर एक विशेषता बता रहे हैं, अर्थात जिसका चरण कमल के समान है तो वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय। चरण कमल दोनों ही विशेषता बता रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ कि जिसका चरण कमल के समान है तो वहाँ क्या कौन सा समास होगा? वहाँ कर्मधारय समास होगा। और कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताए, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है और उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 4, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है बताइए? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? तो बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन का सही होता है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। अब अव्ययी भाव क्यों होता है? ये दो पदों से मिलकर बना होता है, यथा प्लस शक्ति, ये दोनों से मिलकर बना होता है। यथा का मतलब क्या होता है? अब बताइए, यथा का मतलब? यथा का मतलब होता है जैसी या जैसे। और शक्ति का मतलब क्या होता है? सामर्थ्य। यानी जितनी शक्ति हो या अपनी शक्ति के अनुसार। तो यथा क्या है? ये अव्यय है। ये यथा क्या है? अव्यय है, शब्द है। और जब यह किसी संज्ञा जैसे शक्ति के साथ मिलकर एक नया शब्द बनाता है जो पूरा अव्यय जैसा व्यवहार करता है, तो उस समास को अव्ययी भाव कहते हैं। समझ में आया? यथा इसमें एक अव्यय है और जब यह शक्ति के साथ मिलकर, शक्ति क्या है? एक संज्ञा है। अव्यय जब संज्ञा के साथ मिलकर एक नया शब्द बनाता है तो उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर कोई शब्द अव्यय, देखिए यहाँ अव्यय प्लस संज्ञा, अव्यय प्लस संज्ञा का बना हो, यदि कोई शब्द अव्यय प्लस संज्ञा का बना हो और उसका अर्थ जो है के अनुसार, के लिए, तक, जैसे हो, आए, तो वहाँ पे 100% क्या हम बता सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे मान लो यथा शक्ति है, अब इसकी जगह पे अगर यथा संभव हो तो इसका क्या अर्थ होगा? यथा संभव का
जितना संभव हो, यानी अव्यय हो। अब यथा योग्य है तो योग्यता के अनुसार। तो देखिएगा जहाँ पे अलग करने पे के अनुसार, के लिए, तक, ये सब शब्द अगर इसको अलग करने पे आए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, संज्ञा पहले आएगा, फिर उसके बाद अव्यय बाद में जाएगा, तो शक्ति के अनुसार। तो के अनुसार के लिए ये शब्द जहाँ पे आए वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास का पहला पद हमेशा देखिएगा उपसर्ग होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे यथा हुआ, आमरण हुआ और प्रतिदिन हुआ। ये सब प्रति, यथा, ये सब क्या है, उपसर्ग है। तो अव्ययी भाव समास पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि जिसका पहला पद अव्यय हो या जिसका पहला पद उपसर्ग हो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो आई होप आपको अव्ययी भाव समास समझ में आ गया हो। आगे है सप्तऋषि में कौन सा समास है, बताइए सप्तऋषि में कौन सा समास है। तो सप्तऋषि में द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास। ऑप्शन खा सही होता है। सप्तऋषि का मतलब जब जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो वो हमेशा द्विगु समास होता है। जैसे सप्तऋषि, पंचऋषि, नवग्रह, ये सब पहला पद जिसका संख्यावाचक हो, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक हमेशा ध्यान देना, जिसका पहला पद सब संख्यावाचक हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। यहाँ सप्त क्या है, एक संख्या है, और ऋषि क्या है, संज्ञा है। तो जब संख्या प्लस संज्ञा दोनों मिलकर कोई नया शब्द बनाते हैं तो द्विगु समास होता है। क्लियर हुआ। तो आपका ऑप्शन खा सही है, द्विगु समास है। अपना प्रश्न संख्या 6 है, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। तो राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास की कर्मधारय समास। तो बताइए राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। तो ये आपका तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। राजपूत तत्पुरुष समास होता है। कैसे, जहाँ पे देखिए कारक का लोप हो। इसमें क्या है, कारक का, तत्पुरुष समास पहचानने का तरीका है जहाँ कारक का लोप हो वहाँ हमेशा तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ का लोप है तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये जो है ये सब यहाँ पे क्या है, कारक का लोप है। अब का जो है वो क्या है, षष्ठी कारक है। जहाँ पे क, के, की का भाव प्रकट होता है वो षष्ठी कारक होता है। और पुत्र क्या है, ये दूसरा पद है जो प्रधान है। यहाँ पे पुत्र प्रधान है। तो तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, तो तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान यही है कि दूसरा पद प्रधान होता है, यानी पुत्र जो है वो प्रधान होता है और पहला पद किसी कारक जैसे क, के, की, से, में को लुप्त कर देता है, तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे राजा का पुत्र है तो इसको अगर करेंगे तो राजा का पुत्र आएगा। क्या आएगा, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। तो यहाँ का लोप हो गया है तो यह इसलिए तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, जलपान, तो इसको विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, जल प्लस पान, और इसका अर्थ क्या हुआ, जल का पान। तो कारक का लोप हुआ ना, तो जहाँ पे कारक का लोप हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, द्वंद्व समास है। माता पिता, पीताम्बर, महाबाहु, दशानन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन का सही होता है। द्वंद्व समास माता पिता है। जहाँ पे हमेशा योजक चिन्ह आए या और शब्द आए वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है। अब प्रश्न संख्या 8 है, जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है और दोनों पद मिलकर किसी एक वस्तु का या व्यक्ति का बोध कराते हैं तो वहाँ कौन सा समास होता है। जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध होता है
और दोनों पद मिलकर किसी एक वस्तु का व्यक्ति का बोध कराते हैं तो वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है, कर्मधारय होता है, दिगु होता है या द्वंद्व होता है? तो वहाँ पर कर्मधारय होता है, क्योंकि उस समास में विशेषण और विशेष का संबंध होता है और दोनों पद मिलकर किसी एक वस्तु का या व्यक्ति का बोध कराते हैं तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। आपका ऑप्शन खा सही होता है। प्रश्न संख्या 9 है, जिसके हाथ में धनुष हो इस कथन से बना समास क्या होगा? तो जिसके हाथ में धनुष को उसको क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन का सही होता है, धनुर्धर। उसे क्या कहते हैं? धनुर्धर कहते हैं, क्योंकि उनके हाथ में क्या है? धनुष। धनुष प्लस धर मतलब धारण करने वाला। अब इसमें धनुर और धर मिलकर किसी तीसरे का बोध करा रहे हैं। कोई योग, राम, अर्जुन आदि शब्द का ये बोध करा रहे हैं। तो यहाँ तीसरे व्यक्ति का बोध कराता है। क्या करता है? कि यह तीसरे व्यक्ति का बोध करता है, यानी यह शब्द धनुष और धर का नहीं, उनके गुणों से युक्त किसी व्यक्ति के लिए है। यहाँ किसी का नाम नहीं है, किसी वस्तु व्यक्ति का, यहाँ किसी तीसरे वस्तु का बोध करा रहा है। धनुर्धर यानी अर्जुन के गुणों का बोध करा रहा है कि वो धनुर्धर है। इसमें न धनुष प्रधान है न धर प्रधान है, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति प्रधान है। तो ये बहुब्रीहि समास होता है, ठीक, जो किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराता हो। प्रश्न संख्या 10, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त रूप देना ही क्या कहलाता है? तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त रूप देना या एक नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन खा सही होता है, समास कहलाता है। समास का उद्देश्य क्या है? आपका अगला प्रश्न है, समास का उद्देश्य क्या है? भाषा को संक्षिप्त, प्रभावी और सुगम बनाना, कि छोटे वाक्यों में गहरे अर्थ देना, कि दोनों सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो बताइए समास का उद्देश्य क्या है? तो ये दोनों सही है। आपका ऑप्शन गा सही होता है, दोनों सही है। समास में भाषा को संक्षिप्त, प्रभावी और सुगम बनाता है और छोटे वाक्य में गहरे शब्द को देता है। तो ये दोनों सही है। अब यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब यहाँ समास है, पहचान, लक्षण है और उदाहरण है। अब देखिए अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है? कि अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय होता है और संपूर्ण पद भी अव्यय ही बनता है। जैसे दिन भर, तो इसका विग्रह करेंगे तो दिन प्लस भर हुआ। अब यहाँ तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और विभक्ति लुप्त हो जाती है, जैसे कारक का लोप हो जाता है। जैसे ग्रामागमन, तो ग्राम की ओर गमन, ग्रामागमन, तो ग्राम की ओर गमन विग्रह करने पे ये हुआ। अब कर्मधारय समास में क्या होता है? दोनों पद एक ही व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताते हैं। पीछे हमने पढ़ाया है कि दोनों पद एक ही व्यक्ति वस्तु का विशेषता बताते हैं। तो जैसे नील कमल, नीला है कमल, तो कमल कैसा है? नीला, तो ये कमल की विशेषता बताया जा रहा है, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और जहाँ योजक चिन्ह आए या और शब्द आए वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे राम लक्ष्मण, यहाँ राम भी प्रधान है और लक्ष्मण भी प्रधान है, राम और लक्ष्मण और आए तो यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अब द्विगु समास का उदाहरण देखिए। जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वो हमेशा द्विगु समास होता है। जैसे पंचपात्र, त्रिलोकी, तो यहाँ पे पंचपात्र का विग्रह किया तो 5 पात्र और त्रिलोकी का विग्रह किया तो 3 लोग। तो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो वो हमेशा द्विगु समास होता है। और लास्ट में है बहुव्रीहि समास। कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुव्रीहि में क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें तीसरे व्यक्ति का बोध होता है, तीसरे व्यक्ति को दर्शाया जाता है। जैसे चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र है, तो जिसके हाथ में चक्र है वो क्या होता है? विष्णु भगवान होते हैं। तो किसी तीसरे व्यक्ति का बोध होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसको पहचानने का ट्रिक देखते हैं। अव तत् कर द्यु द्यु बहु। अव का मतलब अव्ययी भाव, तत् का मतलब तत्पुरुष, कर का मतलब कर्मधारय, द्वि द्वंद्व, द्यु दिगु और बहु बहुव्रीहि। तो अगर आप ये याद कर लेंगे
ये दुआ है, द्यू नहीं है। तो ये अगर आप याद कर लेंगे ये ट्रिक, तो आपको पता चलेगा कि समास कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से उनके नाम हैं। तो आज का यहाँ तक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है समास से रिलेटिव। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।